तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि मैं विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूअरीज लिमिटेड का जो Q3 का नंबर आया है, उसके अलावा उनका जो कॉन कॉल हुआ है, तो उसमें अभी तक बिज़नेस इनका कहाँ गया है, आगे चल के बिज़नेस कहाँ जा सकता है, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं, कि आगे वो बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाएँगे, उन सब पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा प्रेज़ेंट समय हमारा मार्केट जो जहाँ पे है, उसके लिए आगे क्या कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स बन रहे हैं, क्या कुछ आगे गुंजाइश है, उस पे भी डिस्कशन करूँगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट की। तो देखिए हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से डिमांड इकोनॉमी से जा रही थी, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा था। फॉरेनर्स लगातार पैसा निकाल रहे थे हमारे मार्केट से, एक बड़ा प्रॉब्लम था। पिछले 2025 में अराउंड लाख सवा लाख करोड़ के आसपास उन्होंने मार्केट से निकाला। अकेले-अकेले जनवरी में 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास इन्होंने निकाला। बट अब चीज़ें काफ़ी हद तक पटरी पे आ गई हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिन वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमारी इकोनॉमी में, लगभग वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। एक तो हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन काफ़ी पहले से ही आना शुरू हो गया था, मतलब 2024 के एंड से ही कुछ-कुछ उसके सिग्नल्स दिखने शुरू हो गए थे। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल्स है, उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी नरमी देखने को मिल रही थी। इन्वेंट्री काफ़ी स्टॉक पाइल हो रहा था, जो ऑटो मेकर्स हैं उनके। तो वहाँ से एक तो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी, तो जिसको गवर्नमेंट ने भी एड्रेस किया और इनकम टैक्स में उन्होंने काफ़ी हद तक एग्ज़म्पशन दिया। तो हालाँकि उसके बाद भी चीज़ें ठीक हो, इससे पहले ही यूएस ने जो है टैरिफ लगा दिए। तो यूएस से हमारा काफ़ी अच्छा जो है एक्सपोर्ट्स बिज़नेस था। अराउंड 40-44 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम एक्सपोर्ट सरप्लस में थे उनके साथ। तो एक मेजर इकोनॉमी थी जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में थे। तो अच्छी खासी इनकम हमारी कंट्री में आता था उससे। बट टैरिफ की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें हैम्पर हुई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी में कट दिया कि चीज़ें सस्ती हों, इंटरनली इतनी डिमांड आ जाए कि जो हम एक्सपोर्ट से जो हमारे बिज़नेसेस चल रहे थे, उनको एक तरीके से डोमेस्टिक जो कंज़म्पशन में डिमांड आएगी, उसके थ्रू सँभाला जा सके। बट फिर भी चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही थी। हमारा करेंसी भी लगातार डिप्रिशिएट कर रहा था। ये करेंसी तो हमारा डिप्रिशिएट बहुत पहले से ही कर रहा था, मतलब हमेशा से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। बट अराउंड 3% के आसपास एनुअली डिप्रिशिएट करता था। बट इस साल जो है डॉलर के टर्म में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अराउंड 10% के आसपास डिप्रिशिएट कर गया था। बट अब यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड डील फुल फुल ट्रेड डील तो नहीं हुआ है, बट जो भी चीज़ें हुई हैं, उससे एक राहत तो मिल गई है। जो ट्रेड बैरियर्स बन रहे थे वो काफ़ी हद तक हट गए हैं। टैरिफ्स काफ़ी नीचे आ गए हैं और बहुत से प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे 0% टैरिफ भी हमारे प्रोडक्ट्स पे लगेगा। बट हाँ, ये है कि पिछले कुछ समय में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई उससे काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। जैसे हमें यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा मार्केट मिल गया एक्सपोर्ट के लिए। तो जिसका कि फ़ायदा अभी तुरंत तो हमें नहीं दिखेगा हमारी इकोनॉमी में, बट आगे चल के साल, डेढ़ साल, 2 साल में अच्छा खासा बूस्ट अप हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट में होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस का भी मार्केट खुल गया हमारे लिए, यूरोपियन यूनियन का भी मार्केट खुल गया हमारे लिए। यूएस का जो मार्केट है अभी तक हम 40-44 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस पे थे, बट कई रिपोर्ट्स अब आ रहे हैं कि वो अब 90 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस हो सकता है हमारा यूएस के साथ। तो ये सारा पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा खर्चेंगे, ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे। तो आप देखो तो आगे चल के हमारा एक्सपोर्ट से जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। टैक्स में कटौती हो गई, जीएसटी रेट्स नीचे आ गए, इन्फ्लेशन भी कुछ ख़ास नहीं है। तो हमारा इकोनॉमी इस समय एकदम देखिए तो स्वीट स्पॉट पे है कि यहाँ से अब आगे चल के ग्रोथ ही आनी है और अच्छी खासी ग्रोथ आनी है। मतलब जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, आगे चल के हो सकता है हम उन एक्सपेक्टेशन को बीट करें। उससे ज़्यादा ग्रोथ लेके आएँ। ओवरऑल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो उससे जो बिज़नेसेस ऑपरेट कर रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे। हाँ, एक ड्रॉबैक होता हुआ दिख रहा है कि जो एआई का इम्पैक्ट है जिसकी वज़ह से आईटी सेक्टर पे उम्मीद किया जा रहा है कि काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर आईटी सेक्टर जो हमारा आईटी सेक्टर है सर्विस ओरिएंटेड है, अगर उस पे कोई भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों की नौकरियाँ जाएँगी जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अब सोचो जब उनकी नौकरियाँ जाएँगी, तो वो जो कंजम्पशन में डिमांड आ रहा था, उनकी वजह से जो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे, वो प्रभावित होगा। लोग जो फ्लैट्स वगैरह परचेज़ करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करने वाले, वो नहीं करेंगे। जिन्होंने फ्लैट वगैरह परचेज़ कर रखा है, उसकी ईएमआई भरते हैं, ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगी। वो अपनी गाड़ी अपग्रेड अपग्रेड नहीं करेंगे और जो वेरियस कंज़म्पशन वो करते हैं, वो नहीं करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ़ आईटी सेक्टर पे होगा। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली तो आईटी सेक्टर पे होगा, बट इनडायरेक्टली हमारी पूरी इकोनॉमी में और जो सारे दूसरे बिज़नेसेज़ हैं, उन सब पे होगा। इसी तरीके से एक्सपोर्ट को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके आगे जो कुछ बेनिफिट होगा हमारी इकोनॉमी में, तो आप ऐसा मत समझो कि जो बिज़नेसेज़ मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में है, सिर्फ़ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। बट
जब उन सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कंज़म्पशन लोगों की बढ़ेगी, तो पूरी इकोनॉमी में डिमांड आएगी। और हाँ, एक कमेंट था मिस्टर परेश पटेल का सिरमा एसजीएस को लेके कि उनका कहना था कि मतलब ईएमएस सेक्टर में उनको ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं अपना ओपिनियन दूँ। तो देखिए ईएमएस सेक्टर पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बोरिंग सा बिज़नेस लगता है मुझे। अब ईएमएस सेक्टर ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी बिज़नेसेस हैं इस सेक्टर में उनका एक ही जैसा काम है। सबके अलग-अलग काम है। कोई मोबाइल फ़ोन की असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई असेंबल कर रहा है आपका वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई है पीसीबीज़ बनाता है, सर्किट बोर्ड्स जो है वो सब बनाता है। मतलब सब अलग-अलग तरीके का काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ईएमएस सेक्टर में सारे बिज़नेसेस एक जैसे हैं। सबके अलग-अलग बिज़नेस हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिज़नेस हैं, इनके क्लाइंट्स कौन हैं, मतलब ये सब थोड़ा समझने में बड़ी प्रॉब्लम सी आती है। मज़ा नहीं आता मुझे पढ़ने में। इसलिए मेरा ईएमएस सेक्टर पे बहुत अच्छा ग्रिप है नहीं। बट मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आपके लिए श्रीमा एसजीएस के बारे में पढूँ और उसके बारे में डिटेल में बात करूँ। हाँ, अगर आप मेरा चॉइस पूछेंगे कि मुझे इस सेक्टर में कौन अच्छा लगता है, तो नो डाउट कि मेरा अच्छा इस पे ग्रिप है नहीं। और ये ना कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है, बट मुझे इसमें एक एम्ट्रॉन करके प्लेयर है, वो मुझे अच्छा लगता है। बट ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, अपना खुद का डिसीजन लेना है या अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करना है, फिर डिसीजन लेना है। अब चलिए बात करते हैं विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रीवरीज लिमिटेड की। तो देखिए, हमारा जो यूएस से ट्रेड डील हुआ है, उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 0% टैरिफ लगेगा। उसमें से एक आपका ये टी एंड कॉफ़ी का सेक्टर भी है। ये जो कॉफ़ी वाला सेक्टर है, जो जैसे कि विंटेज कॉफ़ी का है, इनका तो पूरा बिज़नेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूरोप हो गया, रसिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सब मार्केट्स में अभी इनकी ग्रिप है। अब ये जो विंटेज कॉफ़ी का बिज़नेस है, इसको जो लोग चला रहे हैं, जो प्रोमोटर्स हैं इसके, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उन्होंने टाटा कॉफ़ी में काम किया है। अराउंड 18-20 ईयर्स का इस पूरी इंडस्ट्री में इनको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस होने का बेनिफिट ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री चलती कैसे है, इनको पूरी अच्छी से समझ है। क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, अपने साथ जोड़ने हैं, वो इनको अच्छे से आता है। और यही वजह है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे-जैसे बढ़ा रहे हैं, इनको क्लाइंट से बराबर ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वो इनकी जो कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जाती है। तो देखिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग का मेनली जो बिज़नेस है, उसमें सारा गेम ही यही है कि आप अपनी कैपेसिटी जल्दी-जल्दी बढ़ाओ और जल्दी-जल्दी वो कैपेसिटी आपकी फुल्ली यूटिलाइज़ होती चली जाए। तो जितनी आप कैपेसिटी बढ़ाओगे, जितना वॉल्यूम में आप प्रोडक्शन करोगे और सारा से सारा जो भी प्रोडक्शन है वो आपका क्लाइंट्स आपसे ले लें। यही इस पूरे बिज़नेस का गेम है। तो इस गेम में विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूअरीज लिमिटेड जो है अभी तक तो ठीक चलती आ रही है। इनका Q3 का अगर आप नंबर देखेंगे तो अराउंड 71% से इनका सेल्स बढ़ा है, 56% से इनका पैट बढ़ा है और ईपीएस अराउंड 30% से बढ़ा है। अब ईपीएस में वो ग्रोथ क्यों नहीं आई? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूशन किया था, फंड रेज़ किया था मार्केट से, जो इनका प्लांट लगने वाला है आगे चल के, मतलब एफवाई 27 जो है उसके एंड तक। वो फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का जो प्लांट लगाएँगे अराउंड 5500 एमटीपी का, उसके लिए इन्होंने फंड रेज़ किया था। तो जिस वजह से इक्विटी डाइल्यूशन हुआ और हमें ईपीएस की ग्रोथ केवल 30% दिख रही है, जबकि पैट इनका अराउंड 50-56% से बढ़ा है। हाँ, आप इनके बिज़नेस में देखो आप चीज़ें अच्छी क्या हो रही हैं, जो अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं। एक तो इनका प्रोडक्ट मिक्स, ये पहले क्या था कि सिर्फ़ बल्क कॉफ़ी प्रोड्यूस करते थे, बट ये अब कंज़्यूमर पैक्स पे भी जा रहे हैं और उसपे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और अभी इनका जो है रेशियो अराउंड 50-50 का हो गया, मतलब 50% इनका रेवेन्यू कंज्यूमर पैक से आता है, 50% जो बल्क कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, उससे आता है। और आगे चल के ये जो इनका कंज्यूमर मिक्स है, सॉरी जो कंज्यूमर पैक्स है, इसका जो रेशियो है और बढ़ने वाला है। अराउंड Q3, Q4 में इन्होंने बताया कि 60% का रहने वाला है जो Q3 बीता है और जो Q4 आने वाला है, चल रहा है ये, इसमें अराउंड 60% के आसपास रेशियो रहेगा और आगे चल के ये 65 से 70% के आसपास कंज्यूमर पैक्स का रेशियो हो जाएगा और जो रेस्ट रिमेनिंग रहेगा, वो आपका हो जाएगा बल्क वाला। अब कंज्यूमर पैक्स में इनका रेशियो बढ़ने से होगा क्या कि सेल्स जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब सेम वॉल्यूम में आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर पाओगे क्योंकि उसका जो रियलाइज़ेशन है वो ज़्यादा है। आपका मार्जिन उसमें ज़्यादा है, मतलब आपका पैट में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा जो ग्रीन कॉफ़ी के प्राइसेज़ में वोलेटिलिटी है, तो उससे भी इन्होंने अपने बिज़नेस को सिक्योर रखा हुआ है। क्या है कि इन्होंने बताया इनका जो बिज़नेस है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन, ये इनका बिज़नेस मॉडल है। तो जो भी इनका इनसे इनके कंज्यूमर्स जो है इनसे परचेज़ करते हैं, तो उनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कितना वॉल्यूम परचेज़ करेंगे इसके लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और किस प्राइस पे करेंगे ये 3-3 महीने में सेट होता है। मतलब क्वार्टरली उसके प्राइसेज़ फिक्स किए जाते हैं।
तो सपोज़ क्वार्टरली इनको जिस प्राइस पे इनको ऑर्डर मिलेगा, उस हिसाब से ये आगे चल के कॉफ़ी बीन्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या है कि इनका बिज़नेस जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाता है। मतलब इन्होंने बताया इनके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, चाहे चाहे कॉफ़ी के प्राइसेज़ जितने ऊपर हों या नीचे हों। तो अभी इनके पास 6500 एमटीपीए की कैपेसिटी है। Q4 के एंड होने तक, मतलब मार्च के अराउंड, Q4 एंड होने से जस्ट पहले इनकी ये 4500 एमटीपीए की कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इन्होंने 45 करोड़ रुपया खर्चा करके वो प्लांट लगाया हुआ है। एक्जिस्टिंग जो इनका प्लांट है उसी से लगा हुआ है, मतलब एक ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन है। और इसके लिए जो फंडिंग है वो इन्होंने इंटरनल एक्रूवल से उठाया हुआ है फंड। मतलब कि ना उसके लिए इन्होंने डेब्ट लिया है, ना कोई इक्विटी डाइल्यूशन किया है। और हाँ, इन्होंने ये भी बताया है कि जो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है वो अराउंड मतलब 100% है अभी तक जो है, और आगे चल के जो ये कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं, उसके लिए भी इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं। मतलब बहुत जल्दी ही Q1 से ही जो FY 27 पे Q1 आएगा, तभी से वो 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो बिज़नेस है, इसमें जो मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और ये उसी का मतलब नतीजा है कि जैसे-जैसे ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो 100% यूटिलाइज़ेशन पे चला जा रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कैसे करना है। इसके अलावा ये अराउंड 500 करोड़ रुपए लगा के एक और फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट लगा रहे हैं तेलंगाना में। उसके लिए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट से एमओयू भी साइन किया हुआ है कि ये 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है 2 फ़ेजेज़ में होगा। पहले फ़ेज़ में अराउंड 5500 करोड़ एमटी 5500 एमटीपीए का कैपेसिटी लगाएँगे, और सेकंड फ़ेज़ में भी इतनी कैपेसिटी लगाएँगे। तो इनका जो फर्स्ट फ़ेज़ है वो FY 27 के एंड तक ऑपरेशनल होगा। तो उसके लिए 500 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए कि इन्होंने 200 करोड़ अराउंड फंड रेज़ किया हुआ है, और 300 करोड़ के आसपास जो यूरोपियन बेस्ड फाइनेंसर है, वो इनको फाइनेंसिंग कर रहा है। जिसके लिए अराउंड 5 टू 6% के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा इनके ऊपर। अब ये जो फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट ये लगा रहे हैं, तो इससे जो इनका रियलाइज़ेशन होगा वो अराउंड 30-40% ज़्यादा होगा, जो अभी इनका रियलाइज़ेशन चल रहा है। मतलब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और ज़्यादा सेल्स भी आएगा। हाँ, बट ये है कि वो थोड़ा एक नए तरीके का उसके लिए मशीन्स लगेंगी। तो इन्होंने कहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि पहले साल 65 टू 70% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे जाएँगे। क्योंकि नए तरीके की मशीन्स हैं, तो मतलब थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी इनके पास 6500 एमटीपीए की कैपेसिटी है। 4500 एमटीपीए की कैपेसिटी यही मार्च में और ऐड हो जाना है। मतलब अराउंड 11000 एमटीपीए की कैपेसिटी हो जाएगी, और 5500 एमटीपीए की कैपेसिटी ये और ऐड करेंगे FY 27 के एंड होने तक। इसके अलावा जो इसका फेज़ 2 होने वाला है फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का, तो वो भी इन्होंने कहा है कि मिड FY 27 से स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली FY 29 के पहले-पहले वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनसे जब पूछा गया फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी के बारे में, तो इन्होंने बताया कि उसमें भी उसका जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी है। मार्केट से काफ़ी तेज़ी से अराउंड 10% के आसपास से ये जो फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी का मार्केट है वो ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इसके जो अभी तक जो प्लांट्स हैं वो सारे पूरे साल के लिए ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। मतलब इन्होंने हिंट देने की कोशिश की, काफ़ी अच्छी डिमांड है फ्रीज़ ड्राइड कॉफ़ी की। तो कहने का मतलब है कि अगले 1 साल में आप देखोगे तो इनकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो ऑलमोस्ट 3x हो जाएगी। मतलब जो अभी 6500 है, वो 16500 पहुँच जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 3x हो जाएगी। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट मिक्स ऐसा हो रहा है कि आगे चल के इनका ज़्यादा सेल्स जनरेट होगा। प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से ज़्यादा मार्जिन्स बनने वाले हैं। तो कह सकते हो कि जो इनका पैट होगा, ईपीएस होगा, उसमें कहीं ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है आगे चल के। तो देखिए, विंटेज कॉफ़ी का जो बिज़नेस है, चीज़ें अभी तक तो अच्छी होती हुई आ रहे हैं। आगे भी मैनेजमेंट अच्छी स्टोरी दे रहा है, बट उस स्टोरी का एग्ज़ीक्यूशन कैसे होता है, इस पे हमें आगे चल के भी नज़र बना के रखनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।